फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे बरकी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने महकमे बरकी की मौजूदा सूरत हाल को पोशीदा रखने पर नाराजगी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने इल्जाम आयद किया कि रियासत में बरकी बहरान के लिए साजिश रची गई है। उन्होंने कल तक मुकम्मल तफसीलात पेश करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि 25-80 हजार करोड़ रुपए का महकमे बरकी पर कर्ज है, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने महकमे बरकी के CMD प्रभाकर राव का इस्तीफा मंजूर न करने की हिदायत दी और इस सिलसिले में आज खुसूसी इजलास तलब करते हुए प्रभाकर राव को इजलास में तलब करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वाज़ेह है कि BRS हुकूमत के इख्तिदार से बेदखल होने के बाद प्रभाकर राव अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए थे। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, जो 6 बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं, को तेलंगाना असेंबली का प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया गया है। वो कल यानी कि 9 दिसंबर को मुंतखब MLAs को हलफ दिलाएंगे। तेलंगाना असेंबली का इजलास 9 दिसंबर से शुरू होगा। यह इजलास 4 रोज तक जारी रहेगा। नए स्पीकर के इंतखाब तक अकबरुद्दीन ओवैसी प्रोटेम स्पीकर के तौर पर काम करेंगे। सीनियरिटी के मुताबिक BRS सरबराह KCR को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर मुकर्रर किया जाना था। वो 8 बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए, लेकिन वो फिसल कर गिरने से जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें 8 हफ्ते आराम की जरूरत है। BRS से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, दानम नागेंदर और तलासानी श्रीनिवास यादव, AIMIM से अकबरुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस से उत्तम कुमार रेड्डी और T नागेश्वर राव सीनियर हैं। कांग्रेस के दोनों लीडरों ने वजीर के तौर पर हलफ लिया। चुनाचे रेवंत हुकूमत का झुकाव अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ देखा गया। बताया जाता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत की दरख्वास्त कबूल कर ली है। कांग्रेस पार्टी ने वाज़ेह किया है कि जिन वुज़रा ने 7 दिसंबर की दोपहर में हलफ लिया है, उन्हें अब तक कोई कलमदान नहीं दिया गया है। वुज़रा को महकमे अलॉट होने की खबरें बेबुनियाद हैं। जिस तरह मीडिया में बताया गया है कि नए वुज़रा को कलमदान दिए गए हैं, हुकूमत ने अभी तक वुज़रा को महकमे अलॉट नहीं किए हैं। अवाम कलमदान से मुतालिक गश्त करने वाली खबरों पर यकीन न करें। हुकूमत वुज़रा को महकमों के अलॉटमेंट की तफसीलात का ऐलान सरकारी तौर पर अहकामात जारी करते हुए करेगी। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जब तक हुकूमत की जानिब से सरकारी अहकामात का ऐलान नहीं किया जाता है, तब तक मीडिया में वुज़रा के कलमदान की नशरियात ना करें। इससे कबल दोपहर में मीडिया ने इस बात की इत्तला दी थी कि नए वुज़रा को कलमदान दे दिए गए हैं, जिनमें उत्तम कुमार रेड्डी को वजीर दाखिला, श्रीधर बाबू को वजीर फाइनेंस और दीगर वुज़रा को भी कलमदान दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने इन इत्तलात को गलत करार दिया है। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर 9 दिसंबर से खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत शुरू हो जाएगी। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने ऐलान किया है कि सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर 9 दिसंबर से 2 जमानतों को नाफिज करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में सेक्रेटेरिएट में काबीना की पहली मीटिंग के बाद मीडिया से बात की। खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर, राजीव आरोग्य श्री के तहत 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत फराहम करने के वादों को अमली जामा पहनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर जुमा को मुतालिका महकमों के ओहदेदारों के साथ इन दोनों जमानतों पर तबादला ख्याल करेंगे। 2014 से 7 दिसंबर 2023 तक किस महकमे में कितने फंड्स खर्च हुए, वो किस पर खर्च हुए, हम एक व्हाइट पेपर जारी करने का इरादा रखते हैं कि उनके समरात किस हद तक अवाम तक पहुँचे हैं। तेलंगाना के अवाम को तमाम तफसीलात के साथ रियासत की मुआशी सूरत हाल से आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के अवाम को आज आज़ादी हासिल हुई है। अवामी तेलंगाना को यकीनी बनाने के लिए आज इंदिरम्मा राज आया है। LB स्टेडियम में हलफबरदारी के बाद अवाम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील यूं ही नहीं हुई, बल्कि कुर्बानियों के नतीजे में रियासत तेलंगाना हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासती अवाम गुज़िश्ता 10 साल से बर्दाश्त कर रहे थे। प्रगति भवन के सामने आहीनी पाबंदियां लगा दी गई थी, जिसे हटा दिया गया है। रेवंत रेड्डी ने तयखुन दिया है कि तेलंगाना को
तरक्की याफ्ता रियासत बनाया जाएगा और जुमा की सुबह 10 बजे ज्योति राव फूले प्रगति भवन में प्रजा दरबार लगाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने अवाम से कहा कि मैं आपके बेटे और आपके भाई की तरह आपकी जिम्मेदारियां उठाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम हुक्मरान नहीं, आपके खादिम हैं। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से सब्र करने वाले तलबा, बेरोजगारों और शहीदों के खानदानों के साथ इंसाफ किया जाएगा। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के तश्कील पाने के दिन ही साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ कार्रवाई की ख्वाहिश करते हुए दरख्वास्त दाखिल की गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट के एडवोकेट भास्कर ने ACB कोर्ट में ये दरख्वास्त दाखिल की। दरख्वास्त में कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में हुई बदउनवानियों की जामे तहकीकात का मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त गुजार ने साबिक चीफ मिनिस्टर के अलावा साबिक वज़रा KTR, हरीश राव, MLC कविता के साथ साथ पोलावरम कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर इन चीफ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की ख्वाहिश की है। दरख्वास्त में इल्जाम आयद किया गया है कि पीने के पानी और आपाशी प्रोजेक्ट के नाम पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर माली बदउनवानियां हुई हैं। नकली तमखीने के जरिए हजारों करोड़ रुपए मालियती अवामी धन को लूटने का भी इल्जाम आयद किया गया है। CPIML के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि हाल ही में खत्म हुए असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने साल 2024 में होने वाले इंतखाबात के नताइज उसके हक में तय नहीं कर दिए हैं, लेकिन इससे मुनासिब सबक लेने की ज़रूरत है। रियासती सतही कारकुनान कन्वेंशन से खिताब करते हुए भट्टाचार्य ने कहा है कि हाल ही में खत्म हुए असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात के नताइज उनके हक में नहीं कर दिए हैं, लेकिन इससे मुनासिब सबक सीखने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो 2024 में बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करना मुमकिन तौर पर मुमकिन है। उन्होंने कहा कि साल 2024 में फैसला कुन फतेह के लिए आज के सुलगते हुए मसाइल पर भरपूर अवामी मुहिम चलाने की जरूरत है। भट्टाचार्य ने कहा है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में पूरे मुल्क की नजरें बिहार पर मरकूज हैं। बिहार में बीजेपी के खिलाफ बड़ा इत्तेहाद है। अगर अजीम इत्तेहाद की हुकूमत सही रास्ते पर चले और मसाइल पर तवज्जो देती है तो बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। उन्होंने मजीद कहा कि बिहार का समाजी व इक्तिसादी सर्वे हुकूमतों की नाकामी का डेटा है। बिहार में तवील अरसे तक डबल इंजन की हुकूमत थी। ये सर्वे नरेंद्र मोदी हुकूमत के किसानों की आमदनी को दोगुना करने और गरीब को मुस्तकिल मकान फराहम करने के वादे को भी बेनकाब कर दिया है। बिहार हुकूमत ने सच को कबूल किया है, लेकिन मरकजी हुकूमत इदाद-ओ-शुमार छुपाकर जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। भट्टाचार्य ने कहा कि गरीब खानदानों के लिए माली इमदाद, महरूम अफराद के लिए रिजर्वेशन में तोसी और बिहार के लिए खुसूसी दर्जे के मुतालिबात खुश आइंद है, लेकिन लोगों की पायदार आमदनी बढ़ाने के तरीके तलाश किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि 34% लोग इंतहाई गरीब के जुमरे में आते हैं। 64% आबादी को गरीब कहना चाहिए। लोग बड़े कर्जों और हिजरत के जरिए किसी न किसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाए और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. खलीज बंगाल से उठने वाले समंदरी तूफान मेचोंग साइक्लोन की वजह से आने वाले सैलाब से तमिलनाडु के 1.2 करोड़ लोग मुतासिर हुए हैं। चेन्नई, तिरुरूर, कांचीपुरम और चुंगलपचवा अजला सबसे ज्यादा तबाही का शिकार हुए हैं। जैसा कि चेन्नई तूफान मेचोंग के बाद के असरात की जद में है। स्कूल और कॉलेज 4 दिसंबर से बंद है और यह मुसलसल चौथा दिन है जब वो बंद रहेंगे। तूफान की वजह से होने वाली बारिशों के शदीद असर की वजह से तमिलनाडु के बाज़ अजला में तलबा के शेषमाही इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं।
چنئی کو خاص طور پر شدید سیلاب کا سامنا ہے، جس سے متاثرہ رہائشیوں کو نکالنے کے لیے امدادی ٹیموں کی تعیناتی پر زور دیا گیا ہے۔ چنئی کا ارمکم مسلسل بارش کے بعد پانی میں ڈوب رہا ہے۔ جمعرات کو 6 لوگوں کی موت کی اطلاعات ہے۔ چنئی پولیس اور کارپوریشن کی جانب سے امدادی کارروائیاں کرنے اور امداد فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ طوفان سے شروع ہونے والی طوفانی بارشوں کے نتیجے میں ویلاچری اور تمبرم جیسے علاقوں میں سیلاب آ گیا ہے۔ پانی بھرے علاقوں کے درمیان اپنے گھر چھوڑتے ہوئے لوگ دیکھے جانے والے رہائشیوں نے لوگوں کو ٹھہرتے ہوئے پانی میں دور محفوظ علاقوں تک پہنچانے کے لیے مزید کشتیوں کے لیے مدد کی درخواست کی۔ چنئی جانے اور آنے والی 15 ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ روز ہندوستانی فضائیہ کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 23 کلو گرام امدادی سامان پہنچایا گیا ہے۔ بحریہ اور فوج سیلاب سے متاثرہ کئی علاقوں میں پھنسے ہوئے رہائشیوں کو بچانے کے لیے کشتیوں کے ساتھ سرگرم رہی۔ فوج نے گریٹر چنئی کارپوریشن کی طرف سے مدد کی درخواست کا جواب دیا اور دریائے اڈیار اور مناپکم نہر سے پانی میں ڈوبے موگالیواکم اور مناپکم علاقوں کے 200 سے زیادہ باشندوں کو بچایا۔ فوج نے اڈمبکم جھیل اور ورنگل اوڈائی سے بہہ جانے والے پانی سے متاثرہ لوگوں کو بھی بچایا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے اور چیف منسٹر ایم کے اسٹالن سے ملاقات کے لیے تمل ناڈو کا دورہ کریں گے۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی گئی ہے کہ وہ مرکزی حکومت کے نمائندے کے طور پر طوفان کی وجہ سے حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کریں گے۔ ڈنمارک کی پارلیمنٹ نے ایک نئے قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت قرآن کو نذر آتش کرنے پر پابندی ہوگی۔ منظور کیے گئے قانون کے مطابق ملک میں قرآن مجید کو نذر آتش کرنے کا عمل جرم تصور کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ حالیہ مہینوں میں ڈنمارک اور سویڈن میں متعدد اسلام مخالف مظاہرے دیکھنے میں آئے تھے جس کے دوران قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ ان مظاہروں کے بعد ڈنمارک پر متعدد ممالک کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا تھا کہ وہ اس عمل پر پابندی عائد کریں۔ ڈنمارک کے وزیر انصاف پیٹرو کے مطابق جولائی سے لے کر اب تک ملک میں 500 سے زائد ایسے مظاہرے ہوئے ہیں جہاں قرآن مجید کی بے حرمتی اور جھنڈوں کو نذر آتش کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسے مظاہرے دیگر ممالک کے ساتھ ڈنمارک کے تعلقات، مفادات اور سیکیورٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ڈنمارک کی جانب سے آزادی اظہار رائے اور مذاہب پر ہونے والی تنقید کے حوالے سے توازن رکھنے کو کوششیں دیکھنے میں آئی ہیں کیونکہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے جیسے واقعات کے سبب انتہا پسندوں کے حملوں کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق سویڈن اور ڈنمارک میں حکومتوں کے ناقدین کی جانب سے یہ رائے بھی سامنے آئی ہے کہ مذاہب پر تنقید کو محدود کرنے سے اظہار رائے پر خدخن لگے گی۔ ڈنمارک کی حکومت کا کہنا ہے کہ نئے قانون سے آزادی اظہار رائے پر معمولی فرق پڑے گا لیکن مذاہب پر تنقید پر پابندی کا قانون اپنی جگہ موجود رہے گا۔ ڈنمارک کی پارلیمنٹ میں نئے قانون کے حق میں 94 ووٹ ڈالے گئے جبکہ اس کی مخالفت میں 77 ووٹ ڈالے گئے۔ ڈنمارک کی حکومت کے مطابق قانون کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانے عائد کیے جائیں گے اور 2 سال قید کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ قطر میں بھارتی سفیر نے بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں سے ملاقات کی جنہیں اکتوبر میں قطری عدالت نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے جرم میں موت کی سزا سنائی تھی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا ہے کہ سزائے موت کے خلاف اپیل پر 2 سماعتیں بھی ہو چکی ہیں۔ باگچی نے مزید کہا کہ ہم معاملے کی سنجیدگی سے پیروی کر رہے ہیں اور تمام قانونی اور کاؤنسلر مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے سفیر کو 3 دسمبر کو جیل میں موجود ان 8 سے ملاقات کے لیے کاؤنسلر رسائی حاصل ہوئی ہیں۔ علاوہ ازیں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے دبئی میں قطر کے امیر سے ملاقات کی ہے، تاہم میں یہ نہیں بتا سکتا کہ دونوں کے درمیان کیا کچھ ہوا۔ ارندم باگچی نے کہا ہے کہ بھارت نے قطر میں 8 بھارتیوں کو سزائے موت دینے کے معاملے میں اپیل کی ہے۔ اس سلسلے میں 23 اور 30 نومبر کو 2 سماعتیں ہوئی، اگلی سماعت بھی جلد متوقع ہے۔ واضح ہے کہ 26 اکتوبر کو قطر کی ایک عدالت نے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے کیس میں 1 سال سے زائد عرصے تک ملک میں حراست میں رکھنے کے بعد موت کی سزا سنائی تھی۔ وزارت خارجہ نے 23 نومبر کو کہا تھا کہ یہ فیصلہ خفیہ ہے اور اسے ہماری قانونی ٹیم کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا۔ تمام قانونی آپشنز پر غور کرتے ہوئے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی ہے اور ہم قطری حکام سے رابطے میں ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اگست 2022 میں قطر نے بھارتی بحریہ کے 8 سابق افسران کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں حراست میں لیا تھا اور وہ لوگ اس وقت مشرق وسطی کے ملک قطر میں واقع ایک کمپنی میں ملازم تھے۔
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।